हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हम लोगों ने एस चांद बुक से क्वेश्चन करा था, अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग प्रेशर, थ्रस्ट, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रेशर। इस फिगर को देखिए, फिगर नंबर ए को। ये एक वुडन ब्लॉक है। इस पे आप थंब से कितना भी हार्ड पुश करिएगा, आपका थंब इस वुड के अंदर नहीं जाएगा, कितना भी आप फोर्स लगा लीजिए। बट बी फिगर में देखिए, यहाँ पे आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन के ऊपर आप सेम फोर्स लगाइए जो फोर्स इस केस में लगा रहे थे। तो इस केस में सेफ्टी पिन जो है वो वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा एरिया पे एक्ट कर रहा है। देखिए, ये कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे इतना है और यहाँ पे सिर्फ इतना है कॉन्टैक्ट एरिया। तो फर्स्ट केस में कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, मतलब फोर्स ज़्यादा एरिया पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। और यहाँ पे फोर्स बहुत कम एरिया पे एक्ट कर रहा है। बी केस में, फिगर नंबर बी में, सेम फोर्स बहुत कम एरिया पे एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से इस फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये ड्राइंग पिन वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाता है। इससे एक बात क्लियर होता है कि फोर्स का इम्पैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर सेम फोर्स दो डिफरेंट एरिया पे एक्ट करेगा, मान लीजिए ये फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन है, अगर यही फोर्स एक इतना एरिया पे एक्ट करेगा और सेकंड केस में इतना एरिया पे एक्ट करेगा, तो इस केस में फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा और इस केस में फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। मतलब फोर्स अगर कम एरिया पे लगेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसका असर ज़्यादा होगा, और सेम फोर्स अगर ज़्यादा एरिया में लगेगा तो उसका असर वहाँ पे कम दिखाई देगा। The effect of a force depends on the area of the object on which it act। मतलब कितना एरिया पे फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट उस पर डिपेंड करेगा। एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए, फोर्स कितना एरिया पे एक्ट कर रहा है इसी को प्रेशर बोलते हैं। मतलब आप ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये किस एरिया पे लग रहा है, इससे अगर आप फोर्स में डिवाइड कर दीजिएगा एरिया से, तो ये प्रेशर निकल जाएगा। मतलब फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है। और प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे परपेंडिकुलरली का मतलब देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर ये सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप इस पर अगर एक फोर्स लगाइएगा तो ये फोर्स इसको डाउनवर्ड पुश करेगा। मतलब सरफेस ऐसे है और आप इस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो ये 90 डिग्री होता है। ये इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली। यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड लगेगा। ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड ही पुल करता है। तो इस केस में देखिए, सरफेस ऐसे है इस डायरेक्शन में और फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो फोर्स लगता है डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, इसी को प्रेशर बोलते हैं। मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है, तो प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इस केस में अब जितना ज़्यादा फोर्स लगाइएगा इस पिन के ऊपर, प्रेशर उतना ही ज़्यादा आएगा और उतना ही ज़्यादा प्रेशर ये वुडन ब्लॉक पे एग्जर्ट करेगा। और अगर एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर उतना ही कम होगा। यहाँ पे देखिए, फोर्स सेम था, दोनों केस में फोर्स सेम था, बट इस केस में एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगा, जिसके वजह से थंब वुड के अंदर नहीं गया। बट इस केस में सेम फोर्स होते हुए भी
एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया और ये ड्राइंग पिन उड़ के अंदर चला गया। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, एंड एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा कम होगा। या फिर ऐसे बोलें, जब कम एरिया पे फोर्स लगेगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगेगा उसके मुकाबले। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल प्रेशर का यूनिट है। कॉमनली हम लोग पास्कल का ही यूज करते हैं प्रेशर के लिए। प्रेशर अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लगेगा ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला है फोर्स अप्लाइड, यहाँ देखिए कितना फोर्स आप लगा रहे हैं प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट, दूसरा है कितने एरिया पे फोर्स आप लगा रहे हैं प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर, फोर्स इज डायरेक्ट यहाँ ऐसे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाएगा, और प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा 1 / एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट। तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इज एक्ट। कह रहा है कि सेम फोर्स, ये सेम फोर्स डिफरेंट प्रेशर प्रोड्यूस करेगा डिपेंडिंग अपॉन ओवर विच एरिया इट एक्ट। अगर ये मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर पे अगर ये फोर्स एक्ट करेगा और एक 5 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगा, ये दोनों केस में फोर्स का इम्पैक्ट अलग अलग होगा। इस केस में फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है, और इस केस में फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है। नेक्स्ट है थ्रस्ट। देखिए परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये मान लीजिए कि वाल है, आप इसको अपने हाथ से पुश कर रहे हैं, तो देखिए वाल का सरफेस ऐसे है, वाल का सरफेस इस डायरेक्शन में है और आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब आप इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। या फिर ये मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ भी इसको डाउनवर्ड पुल करता है। तो अर्थ का सरफेस का डायरेक्शन देखिए ऐसा है और इस पे अर्थ डाउनवर्ड इस तरह ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनता है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर ही है। तो ये दोनों केस में क्या हुआ, फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस के, इसीलिए ऐसे फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा उसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो देखिए प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया हो जाएगा। प्रेशर हम लोग यहाँ पे देखे थे परपेंडिकुलर लगता है, यहाँ देखिए परपेंडिकुलरली है, तो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा। थ्रस्ट मतलब हो गया परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। देखिए थ्रस्ट एक फोर्स है, थ्रस्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसलिए थ्रस्ट का भी यूनिट न्यूटन ही होगा। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ऑफ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बेसिक ऑफ प्रेशर का मतलब हो गया कि जैसे अब प्रेशर जो है थ्रस्ट मतलब फोर्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जैसे देखिए स्कूल बैग है
वाइड स्ट्रैप। आपका स्कूल का जो बैग होता है उसका जो स्ट्रैप होता है जो कि आपके कंधे में फंसता है, वो मतलब जो स्कूल का जो फीता होता है, स्कूल बैग का जो फीता होता है, जो स्ट्रैप होता है, वो चौड़ा होता है, वाइड होता है। तो ये वाइड क्यों होता है? ये वाइड सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है। ये देखिए, एरिया को बढ़ाने के लिए होता है। जितना ज़्यादा ये स्ट्रैप वाइड रहेगा उतना कम प्रेशर लगेगा। स्कूल बैग हैवी होता है, उसमें बुक्स वगैरह होता है, तो फोर्स उसका ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा उसमें वेट रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो एरिया को हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर कम लगे। अब मान लीजिए कि बुक्स उसमें बहुत ज़्यादा है तो उस पर फोर्स ऑलरेडी ज़्यादा लग रहा है, और आप एरिया को और कम कर दीजिएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्कूल बैग के स्ट्रैप को ज़्यादा वाइड रखते हैं ताकि प्रेशर उस पर कम लगे। ये देखिए, ये है स्कूल बैग और यही स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप है। यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रैप है। ये जितना ज़्यादा चौड़ा होगा, जितना ज़्यादा वाइड होगा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा कम लगेगा। नेक्स्ट है शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ का मतलब क्या हुआ? नाइफ का जो एरिया है, जिस तरफ से आप काटते हैं, यहाँ देखिए, ये नाइफ का जो एरिया है जिधर से आप काटते हैं, इसको शार्प करते हैं हम लोग, मतलब इसका एरिया कम कर देते हैं। इसका एरिया बहुत कम कर देते हैं ताकि जब इससे आप किसी चीज़ को काटें तो वहाँ पे एरिया बहुत कम हो, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो और बहुत कम फोर्स के साथ आप किसी चीज़ को आसानी से काट सकें। मतलब नाइफ का एरिया अगर आप कम कर दीजिएगा, शार्प नाइफ उसी को बोलते हैं जिसका कटिंग एरिया जो होता है बहुत शार्प होता है, बहुत पतला होता है। तो शार्प होने की वजह से, उसका एरिया कम होने की वजह से, कम फोर्स भी आप उस पर लगाइएगा तो किसी भी चीज़ को अच्छे से काट सकता है। बट ब्लंट नाइफ में एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने की वजह से आप उस पर प्रेशर लगाइएगा तो भी उतना इफ़ेक्टिव प्रेशर नहीं लग पाता। मतलब ब्लंट नाइफ पे आप फोर्स लगाइएगा तो उतना इफ़ेक्टिव प्रेशर नहीं हो पाता है। इसीलिए शार्प नाइफ ज़्यादा अच्छे से कट करता है क्योंकि इसका एरिया कम रहता है। टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। नीडल का, ये मान लीजिए कि एक नीडल है तो इसका टिप हम लोग शार्प रखते हैं ताकि इसको आसानी से कहीं भी पियर्स किया जा सके, मतलब किसी चीज़ में छेद किया। जैसे कपड़ा सीने वाला जो नीडल होता है तो उसका भी जो टिप होता है वो शार्प होता है ताकि वो आसानी से कपड़ा में पेनिट्रेट कर सके। शार्प होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आप कम फोर्स के साथ भी आसानी से उसको कपड़ा में पेनिट्रेट कर सकते हैं। प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर व्हेन अ पर्सन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। अब देखिए, कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, खड़ा रहेगा, तो उसका दोनों पैर ग्राउंड के टच में रहेगा। जब कोई पर्सन खड़ा रहेगा तो उसका दोनों पैर ग्राउंड के टच में रहेगा। पर जब कोई आदमी चलता है, जब कोई पर्सन चलता है तो मोस्ट ऑफ टाइम उसका एक पैर एयर में होता है और दूसरा पैर अर्थ पे होता है। तो जब दोनों पैर अर्थ पे रहेगा तो इस केस में एरिया ज़्यादा रहेगा, और एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। पर जब चलता रहेगा कोई आदमी, उस वक्त उसका एक पैर ही धरती पे रहेगा, एक पैर ही अर्थ पे रहेगा, एक पैर एयर में रहेगा। तो एक पैर अर्थ पे रहेगा तो उस केस में एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक आदमी चलता है तो वो अर्थ पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है जब वो रुका रहता है उसके मुकाबले। मतलब जब रुका रहता है तो कम प्रेशर लगाता है, और जब चलता है तो अर्थ पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है। डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड ऑन अ कुशन देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट। देखिए, कुशन मतलब गद्दा होता है। जब आप सोफे पे या फिर बेड का जो गद्दा होता है उस पर आप खड़ा होते हैं तो गद्दा ज़्यादा दब जाता है, और जब आप सोए रहते हैं उस पर तो गद्दा बिल्कुल थोड़ा सा दबता है।
क्योंकि जब आप खड़े रहते हैं तो सिर्फ आपका पैर ही गद्दा के कांटेक्ट में होता है, और जब आप सोए रहते हैं तो आपका पूरा बॉडी गद्दा के कांटेक्ट में रहता है, और आपका पूरा बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है सिर्फ पैर के सरफेस एरिया से बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप सोए रहते हैं उस केस में एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगता है। लेकिन जब आप खड़े रहते हैं तो एरिया बहुत कम होता है, जो कि कुशन के कांटेक्ट में होता है, और एरिया कम होता है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगता है। ट्रैक्टर है ब्रॉड टायर। देखिए, ट्रैक्टर को सॉफ्ट ग्राउंड पे भी चलना होता है, उसको कभी खेत में चलना होता है, या फिर कभी रोड पे ही चलना होता है, या फिर ट्रैक्टर को अक्सर ख़राब रास्तों पे चलना होता है, तो उस वक्त उसका सिंक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। टायर को कीचड़ में फंसने का या फिर सॉफ्ट ग्राउंड पे फंसने का चांस ज़्यादा हो जाता है ट्रैक्टर का, इसीलिए ट्रैक्टर का टायर जो है ब्रॉड होता है, ताकि ब्रॉड टायर होगा तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ग्राउंड पे ट्रैक्टर प्रेशर कम लगाएगा, और जब प्रेशर कम लगाएगा तो ट्रैक्टर आसानी से वेट रोड पे भी चल सकता है, या फिर खेत में भी आसानी से चल सकता है। अब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ अ सबस्टांस पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेंड है। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका ये मान लीजिए कि वॉल्यूम है, इसमें कितना मास है इस ऑब्जेक्ट का, इसी को इसका डेंसिटी बोलते हैं। मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, फॉर्मूला इसी तरह बनता है, ये हो गया मास, और पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड कर देना है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सबस्टांस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस हो गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम हो गया, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट डेंसिटी का। ये मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, इसका भी वॉल्यूम ये इतना है, और ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। और मान लीजिए कि इसमें मास बहुत ज़्यादा है और इसमें मास कम है, तो सेम वॉल्यूम में अगर मास ज़्यादा होगा तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, और इसमें अगर मास कम है तो इसका डेंसिटी कम होगा। देखिए, वॉल्यूम को अगर आप मान लीजिए कि दोनों केस में सेम ही है, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा अगर वॉल्यूम सेम है तो। डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, इसको हम लोग स्मॉलर यूनिट में अगर मेजर करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसका यूनिट था किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिख दीजिए। तो डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर करते हैं। डेंसिटी टेल्स अबाउट लाइटनेस एंड हैवीनेस ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस। डेंसिटी हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हल्का है या कितना भारी है उसके बारे में बताता है। जैसे ये देखिए, वुड है, लकड़ी है, इसका डेंसिटी 800 ग्राम पर मीटर क्यूब है, और ये आयरन है, इसका डेंसिटी 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मतलब 1 मीटर क्यूब में ये वुड का अगर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो इसमें सिर्फ 800 ग्राम इसका मास होगा। और यहाँ पे आयरन का केस देखिए, अगर इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब ही है तो इसमें 7800 किलोग्राम ऑफ मास होगा। इसका मतलब आयरन जो है ज़्यादा हैवी होगा लकड़ी के मुकाबले, इसीलिए जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हैवी होता है। इफ़ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मोर देन इट्स मास विल ऑल्सो बी मोर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है सीधा उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा,
और इसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा तो मास भी उसका कम होगा। वाइस वर्सा मतलब सीधा उल्टा हो जाता है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये होता है अगर डेंसिटी का वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बर्तन है या फिर कोई टंकी है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। मतलब कोई ऐसा टंकी या बर्तन जिसमें लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और जिसका हाइट भी 1 मीटर हो, वैसा बर्तन में 1000 किलोग्राम पानी आएगा। एक वैसा बर्तन जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो उसमें आप पानी डालिएगा तो उसमें 1000 किलोग्राम पानी आएगा। तो यही इसका डेंसिटी बताता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा, ये वाटर का डेंसिटी हो गया। तो वाटर का डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पानी रखा जा सकता है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी रखा जा सकता है। इट मीन्स 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज 100 किलोग्राम। वही है 1 क्यूबिक मीटर मतलब हुआ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पानी रखा जा सकता है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी रखा जा सकता है। इफ डेंसिटी ऑफ सबस्टांस विल बी मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर देन सबस्टांस विल सिंक इन वाटर एंड वाइस वर्सा। देखिए कह रहा है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका वेट ज़्यादा होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का मास वेट ज़्यादा होगा। ये ऑब्जेक्ट ए है और ये मान लीजिए कि वाटर है। अगर इसका डेंसिटी अगर वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर से हैवी हो जाएगा। इस केस में देखिए वुड का डेंसिटी कम था, आयरन का डेंसिटी ज़्यादा था, तो आयरन क्या था, हम लोगों ने देखा कि आयरन इस केस में हैवी था, आयरन भारी था। तो अगर इस केस में ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट पानी से भारी हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट पानी से भारी हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। और इसका वाइस वर्सा मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी से कम रहा, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी से कम रहा मतलब पानी का डेंसिटी ज़्यादा रहा और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम रहा तो ऑब्जेक्ट हल्का हो जाएगा पानी से। और इस केस में जब आप ऑब्जेक्ट को पानी में डालिएगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा, डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब होता है कंपेयर करना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक सबस्टांस का डेंसिटी को कंपेयर करना है दूसरे सबस्टांस के डेंसिटी से। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, इसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का अगर मेजर करना हो तो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी में वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ये निकल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि इसका भी यूनिट सेम है और इसका भी यूनिट सेम है, तो दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे इस केस में देखिए डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहाँ वाटर का भी सेम हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस एक्सप्रेसेस द हैवीनेस ऑफ द सबस्टांस इन कंपैरिजन टू वाटर। रिलेटिव डेंसिटी बताता है कि कोई भी सबस्टांस वाटर से कितना हैवी है या फिर वाटर से कितना लाइट है, क्योंकि यहाँ पे सबस्टांस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ही कंपेयर किया जाता है। और हमने अभी देखा कि अगर किसी सबस्टांस का डेंसिटी ज़्यादा है तो सबस्टांस ज़्यादा हैवी होता है, और अगर डेंसिटी कम है तो सबस्टांस कम हैवी होता है। बाय सेइंग दैट द रिलेटिव डेंसिटी इज 7.8 वी मीन दैट आयरन इज 7.8 टाइम्स एज हैवी एज
एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब एक एम वॉल्यूम का आप आयरन ले लीजिए और एम वॉल्यूम का ही वाटर ले लीजिए, और जब आप ये दोनों का रिलेटिव डेंसिटी निकालिएगा तो मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन है ना, डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, DENSI, डेंसिटी ऑफ वाटर कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 7.8। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन जो है डेंसिटी ऑफ वाटर से 7.8 टाइम्स ज़्यादा है, और अगर आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है तो आयरन का वेट भी ज़्यादा होगा। तो अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रिलेटिव डेंसिटी आयरन का 7.8 है, इसका मतलब कि आयरन जो है वाटर से 7.8 टाइम्स ज़्यादा हैवी है, अगर वॉल्यूम सेम है तो। रिलेटिव डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी के हेल्प से ही हम लोग किसी सबस्टांस का डेंसिटी निकालते हैं। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी हम लोग किसी, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका हम लोगों को डेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, और इसका रिलेटिव डेंसिटी हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, आप लोग बस अभी इतना समझ लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी के हेल्प से ही किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाला जाता है। मान लीजिए कि इस ए ऑब्जेक्ट का आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से डेंसिटी निकाल लिए, कुछ एक्स आ गया, तो अब इसका डेंसिटी आसानी से निकाला जा सकता है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पता है, रिलेटिव डेंसिटी भी अभी पता चल गया, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सबस्टांस ए आसानी से निकाला जा सकता है, और इससे एक्यूरेट डेंसिटी निकल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड, इसको हम लोग पार्ट 7 में देखेंगे। अभी वीडियो 27 मिनट का हो चुका है, तो आप लोग मैंने जो भी अभी बताया उसको अच्छे से देखिए। एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर करूँगा। और ये PDF जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लास्ट वीडियो में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।